हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। ये क्लास इम्पॉर्टेंट है बीए वालों के लिए, एमए क्लास वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देन एनटीए यूजीसी नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी जीआईसी पीजीटी DSSB एमपीपीएससी आरपीएससी बीपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग समझ सकें। सबसे पहले हम जान लेते हैं हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1820 में और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1903 में। 1820 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1903 में हुई थी मृत्यु। ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, मतलब ये एक ब्रिटिशर थे। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। जैसे फ्रांस में इमानुएल दुर्खिम का जन्म हुआ था, ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था, और जर्मनी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का जन्म हुआ था। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। कभी कभी मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछ लेता है किस राइटर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो इंग्लैंड के बिलोंग रखते हैं। इंग्लैंड या ब्रिटेन। ये एक ब्रिटिशर थे, ये एक दार्शनिक थे, एक फिलोसफर भी थे, एक बायोलॉजिस्ट भी थे, एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे। ये तीनों थे, एक फिलोसफर भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे और सोशियोलॉजिस्ट भी थे, जिन्हें प्रारंभिक समाजशास्त्र के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है। जैसे हम लोग प्रमुख निर्माताओं में कौन कौन से पढ़ते हैं, आगस्ट कॉम्ट को पढ़ते हैं, इमानुएल दुर्खिम को पढ़ते हैं, सेंट साइमन को पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर की भी गिनती प्रारंभिक समाजशास्त्र के प्रमुख निर्माताओं में की जाती है। वे उन विचारकों में से हैं जिन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखने की आवश्यकता को पहचाना। जैसे हमारे दुर्खिम हुए और आगस्ट कॉम्ट, इन दोनों ने ही समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया था। उसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया था। स्पेंसर का मानना था कि समाज भी एक जीवित तंत्र की तरह, जीवित तंत्र मतलब एक शरीर की तरह है, शरीर मतलब एक बॉडी की तरह है, ठीक है। जैसे हमारा शरीर होता है वैसे ही हमारा क्या है, समाज है। समय के साथ इसमें क्या होती है, अधिक ये जटिल हो जाता है, अधिक इसमें विविधताएं आ जाती है, अधिक संगठित होता जाता है। उनके विचारों ने समाजशास्त्र में इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव मतलब उद्विकास उद्विकास तो अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्बर्ट स्पेंसर किस विचार के समर्थक थे, तो ये उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक थे, मतलब ये एक उद्विकासवादी लेखक थे। विशेषकर इन्होंने स्ट्रक्चर मतलब जो हमारी संरचना होती है और जो फंक्शन होता है, इरेज कर देती हूँ मैं सब, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को आगे विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि समाजशास्त्र में सबसे पहले संरचना शब्द का प्रयोग किसने किया, और समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रकार शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया है। तो आप इसे भी एक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेंसर का मुख्य उद्देश्य था एम ऑफ सोशियोलॉजी, समाज को एक जीवित जैविक तंत्र लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझना। मतलब समाज एक जो जीव होता है, एक शरीर होता है, सेम उसी तरीके का होता है। दूसरा है समाज के भागों, कार्यों, संरचना, स्ट्रक्चर, फंक्शन का अध्ययन करना है। कैसे ही जैसे समाज एक शरीर की तरह है, जैसे व्यक्ति का ये शरीर है उसी की तरह क्या है, ये सोसाइटी है, समाज है। तो जैसे समाज में सारे स्ट्रक्चर मतलब शरीर का जैसे स्ट्रक्चर होता है, हाव भाव होता है, वैसे शरीर के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। हाथ का अपना फंक्शंस हो गया, पैर का अपना फंक्शंस हो गया, और इसी तरह समाज का भी जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हम किन किन चीज़ों को रख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर देखा जाए तो विभिन्न संस्थाएं आ जाती हैं, विभिन्न जाति आ जाती है, विभिन्न कार्य प्रणालियाँ आती हैं। तो इनका फंक्शन किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन स्पेंसर के द्वारा किया गया था। सामाजिक परिवर्तन को इन्होंने एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के रूप में देखा, मतलब जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो उद्विकासीय
रूप में होता है, सरलता से जटिलता की ओर जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जैसे पहले सरल समाज होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जटिल समाज बनता जाता है। तो उन्होंने एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के रूप में किसको देखा था? सोसाइटी को देखा था। नेक्स्ट आइए इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें जान लेते हैं। ये पूरी पुस्तकें जो लिखी है ये क्रोनोलॉजी में लिखी है। एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में आजकल क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछी जाने लगी, इसलिए मैंने सबसे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी से बुक देख लें, उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बता दूंगी कौन कौन सी है। सबसे पहली इनकी बुक है द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, जो 1843 में आई थी। दूसरी बुक है सोशल स्टैटिक, ये आई थी 1851 में। तीसरी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये आई थी 1855 में। एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल, ये पुस्तक आई थी 1861 में। फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पुस्तक आई थी 1862 में। स्टार्ट ऑफ सिंथेटिक फिलॉसफी, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ये वॉल्यूम 2 और 3 में आई थी। 1864 से 1867 के बीच में आई थी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ये आई थी 1872 में। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, ये आई थी 1873 से 1881 के बीच में। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 18, इसके भी 4 से 6 वॉल्यूम आए हुए हैं। 1846 से 1896 में आई थी। द मैन एंड वर्सेस द स्टेट, ये भी पुस्तक आई थी 1884 में। 1884 द फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये पुस्तक आई थी 1887 में। द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये पुस्तक आई थी 1892 और 93 में। एक बार ये आप लोग क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है याद करना। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट पुस्तक हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग देखे होंगे तो लगा सकते हैं। बाकी मैं इंपॉर्टेंट आपको बुकें बता दे रही हूँ कौन कौन सी हैं। पहली इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है सोशल स्टैटिक, सामाजिक स्थिति। सोशल स्टैटिक बुक अगर पूछे, ये बुक है, बुक अगर पूछेगा तो वो स्पेंसर ने दी है। और अगर ये कॉन्सेप्ट पूछ ले, कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो कॉन्सेप्ट दिया है आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। ठीक है, तो आप लोग को दोनों क्लियर हो गया होगा। स्पेंसर ने इस नाम से बुक लिखी है और ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशल स्टैटिक, सामाजिक स्थितिकी का अवधारणा दिया है। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये आई थी 1876 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी इनकी स्पेंसर की बुक है, 1873 में पूछी गई थी, सॉरी 1873 में आई थी। फर्स्ट प्रिंसिपल, ये भी बुक 1862 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 1864 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये आई थी 1879 में। ये 6 जो पुस्तकें लिखी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बाकी वो इनकी सारी पुस्तकें थी जो इन्होंने लिखी है, वो मैंने आपको ऊपर बता दी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था स्पेंसर व्यू ऑफ सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, मतलब अभी मैंने अपना, इन्होंने सोसाइटी को क्या एक जीव की तरह देखा था। स्पेंसर ने समाज को एक सुपर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म कहा। अगर आपको पूछे अधिसावयवी समाज का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनका तर्क था कि जिस तरह एक जीवित शरीर विभिन्न अंगों के समन्वय से चलता है, उसी प्रकार समाज भी विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, शिक्षा के सहयोग से संचालित होता है। उनके अनुसार जैसे एक ऑर्गेनिज्म में हर अंग का अपना विशेष कार्य होता है और सभी अंग मिलकर जीवन को बनाए रखते हैं, वैसे ही समाज में प्रत्येक संस्था एक आवश्यक कार्य पूरा करती है। जैसे उन्होंने बात की, जैसे ये आपका सोसाइटी हो गया, ठीक है, समाज हो गया, और ये आप व्यक्ति हो गया। तो इन्होंने इसकी तुलना इससे की थी, व्यक्ति की तुलना समाज से की थी और बताया था कि जो समाज है वो एकदम व्यक्ति की तरह है। जैसे व्यक्ति के अपनी अंग होते हैं, हाथ पैर हो गए, उसी प्रकार समाज की भी अपनी एक संस्थाएं होती है। उसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? परिवार आ गया, अर्थव्यवस्था आ गई, राजनीति, धर्म, शिक्षा। इसके सहयोग से क्या होता है, हमारा पूरा पूरा समाज चलता है। और जैसे जैसे व्यक्ति के हर अंग काम करते हैं, हाथ का अपना काम होता है, आंख का अपना काम होता है, कान का अपना काम होता है, उसी प्रकार जो समाज में विभिन्न संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था हो गई, धर्म हो गया, इन सबके क्या
अलग अलग कार्य। तो इन्होंने समाज को एक जीवित तंत्र के रूप में बताया था। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन। ये जो स्पेंसर थे वो डार्विन से प्रभावित थे। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि स्पेंसर किससे प्रभावित थे, तो ये डार्विन से प्रभावित थे। स्पेंसर समाज को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखते थे जो सिंपल रूप से कॉम्प्लेक्स रूपों की ओर लगातार विकसित होती है। उनका मानना था कि समाज पहले छोटे और अविभाजित समूह होते हैं जहां स्पेशलाइजेशन बहुत कम होता है। समय के साथ साथ ये समूह बड़े होते हैं, उनमें कार्यों का विभाजन बढ़ता है। स्पेंसर ने स्पष्ट किया कि सामाजिक विकास डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन मतलब विभिन्नता और एकता के सम्मिलित परिणाम से होता है। यानी समाज में हिस्सों का विभाजन भी बढ़ता है और हिस्सों के बीच समन्वय भी मजबूत होता है। जैसे जैसे समाज विकसित होगा उसमें क्या होगा, उसमें आएगा डिवीजन आता है। आप जैसे इमाइल दुर्खिम ने डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत दिया तो उन्होंने यही बताया था। उन्होंने इसके जगह कौन सी यूज की थी थ्योरी, यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता यूज की थी। जब समाज में संगठन नहीं था, समाज में कम लोग थे, एक दूसरे पर निर्भरता नहीं थी, तब यांत्रिक समाज आया। जैसे जैसे निर्भरता बढ़ी, जैसे जैसे लोगों में स्किल बढ़ी, लोग एक दूसरे पे क्या हुआ, डिपेंडेंट होने लगे, वैसे वैसे आत्मनिर्भरता आई तो स्वाभाविक समाज आया। इसी प्रकार स्पेंसर ने भी बताया है कि पहले क्या होता है, एक समाज क्या होता है, सिंपल होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, लोगों में डिपेंडेंसी बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, समाज एक दूसरे पर डिपेंड होने लगता है। सेम वही कॉन्सेप्ट स्पेंसर ने भी लगाया है, उन्होंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात की। और अगर आप बच्चे से तुलना करें तो अगर आप देखेंगे एक छोटा बच्चा होता है जब पैदा होता है, मनुष्य से तुलना करें तो वो बड़ा होता है, तो जब वो पैदा हुआ तो उसको ज़्यादा चीज़ों के बारे में तो पता नहीं होता है, खाली उसका काम होता है रोना। पर वो जैसे जैसे बड़ा आता है होता है तो उससे बोलना आता है, शब्दों को सीखता है, सोसाइटी में कैसे रहना है ये सीखता है, तो क्या होता है, वो जटिलता आती जाती है समाज में। वो जैसे जैसे बढ़ता है नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। तो यही ऐसे ही हम अप समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति बनने तक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का ही एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे समाज विकसित होगा उसमें डिफ्रेंसिएशन मतलब भिन्नता आएगी और एकीकरण आएगा, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते जाएंगे। यही है सामाजिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योगतम की उत्तरजीविता। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। ये कोटेशन किसने दिया, तो मोस्टली लोग इसको डार्विन लगा देते हैं, पर ये डार्विन का कोटेशन नहीं है, ये स्पेंसर का ही कोटेशन है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर का सबसे प्रसिद्ध विचार है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनका कहना था कि प्रकृति में जो व्यक्ति, समूह या संस्था सबसे अधिक अनुकूलित होती है वही जीवित रहती है। स्पेंसर मानते थे कि जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, समाज में रहने लायक होगा, प्रकृति उसका चयन खुद कर लेगी। आप जबरदस्ती उसको क्या करते हैं, नहीं जीवित रख सकते हैं, वो होगा एक आर्टिफिशियल, आप लोगों को जबरदस्ती जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये मानते थे, जो स्पेंसर का मानना था, उनका मानना था कि प्रकृति अगर आप सोसाइटी में जीने लायक हैं, अनुकूल है सोसाइटी के लिए, तो आप खुद ही इस सोसाइटी में जीवित रह जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आप समाप्त हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। और आगे बढ़ती है, स्पेंसर ने जैविक प्रकृति चयन के इस सिद्धांत को सामाजिक जीवन पर लागू किया। उन्होंने माना समाज में जो लोग, विचार, संस्थाएं प्रोडक्टिव और स्ट्रांग हैं वो टिकती हैं, जबकि कमजोर और अयोग्य तत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस विचार के बाद में सोशल डार्विनिज्म कहा गया। इस विचार के बाद ही इन्हें क्या, सोशल डार्विनिज्म मतलब सामाजिक डार्विनवाद कहा गया। तो इनका मानना था कि जो सोसाइटी में लोग होते हैं, हर कोई तो जीवित रहेगा नहीं। अब आप देखिए कि कोई जानवर भी कहीं बाहर से लाया जाता है तो उसे क्या किया जाता है,
अगर उस देश में रखा जाता है तो उससे पहले उस इन्वायरमेंट के अनुकूल किया जाता है ताकि वो सरवाइव कर ले जाए। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। इसी तरह इन्होंने भी यही माना था, जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं योग्य होगा वो इस संसार में नहीं रह सकता। इसे ही हमें प्रकृति चयन का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसके बाद स्पेंसर ने दो प्रकार के समाज की बात की थी, एक है युद्धवादी समाज और दूसरा है औद्योगिक समाज। स्पेंसर ने समाजों को दो श्रेणियों में बांटा था, एक है मिलिटेंट सोसाइटी थी और दूसरा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब मिलिटेंट मतलब इसको सैनिक समाज बोलते हैं, सैनिक समाज, इसको बोलते हैं औद्योगिक समाज। मिलिटेंट सोसाइटी वे समाज है जहां युद्ध, नियंत्रण, अनुशासन और सत्ता का अत्यधिक प्रभाव रहता है। मिलिटेंट मतलब सैनिक प्रभाव ज्यादा रहता है, यहाँ पर लगातार युद्ध होते रहते हैं, वहां पर सत्ता किसी एक हाथ में होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, शासन चला करता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति की क्या होती है, स्वतंत्रता कम होती है। सामाजिक जीवन का केंद्र सैन्य शक्ति मतलब जो सेना होती है और सामूहिक अनुशासन भी उन्हीं के हाथ में होता है। इसके विपरीत जब इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक समाज आता है उसमें क्या होती है, शांति होती है। शांति क्यों होती है, क्योंकि उसमें स्वैच्छिक सहयोग होता है। आप अपनी इच्छा से दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चीजों को कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। अनुबंध आधारित संबंध होते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संबंध बनाए जाते हैं। होता है कि मुझे जॉब जाना है तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं कि हमें 1 महीने का जॉब आप नहीं छोड़ेंगे, करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सारे काम किए जाते हैं। तो इस समाज में क्या होता है, शांति अधिक होती है, व्यक्ति रिलैक्स ज्यादा रहता है। ये समाज उत्पादन, व्यापार, उद्योग और स्वतंत्र निर्णय पर अधिक आधारित होते हैं। जैसे ये समाज उत्पादन मतलब इस समाज में उत्पादन ज्यादा किया जाता है, व्यापार होता है, उद्योग धंधे होते हैं, व्यक्ति का अपना निर्णय मायने रखता है। पर ये मिलिटेंट समाज, सैनिक समाज में ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें सत्ता सैनिक समाज के पास होती है, एक सैन्य शक्ति होती है, वही पूरे देश पर शासन करता है। ठीक है, तो यही समाज के दो प्रकार बताए थे, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल। ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन से दो समाज की बात की थी, तो आप इसे याद कर लीजिए, बाकी डिटेल्स में अंदर नहीं पूछता है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो मिलिटेंट सोसाइटी होती है युद्धवादी समाज, या इसको हम सैनिक समाज भी बोलते हैं। कहीं युद्धवादी लिखता है, कहीं युद्धसु समाज भी लिखता है, ये दोनों वर्ड इसके ही हैं, युद्धवादी समाज के। दूसरा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। मिलिट्री सोसाइटी क्या होती है, युद्ध आधारित होती है, और ये क्या होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी शांति आधारित होती है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें क्या होता है, मिलिटेंट सोसाइटी में कठोर अनुशासन होता है, क्योंकि सत्ता किसी एक पे हाथ में होती है, वही जैसा चाहता है वैसी चीजें होती हैं। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब व्यक्ति को फ्रीडम होती है अपने अनुसार कुछ भी करने की। इंडिविजुअल फ्रीडम मिलिटेंट सोसाइटी में कम होती है, नहीं के बराबर होती है। और इसलिए क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चीजें की जाती हैं और व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करके काम को करता है। हायरार्की इसमें मजबूत होती है, मतलब इसमें जो हायरार्की होती है ऊंच नीच की या क्लास की, वो क्या होती है, एक मजबूत तरीके से फॉलो की जाती है, आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, तो सभी व्यक्ति को समान वैल्यू दी जाती है, सभी को का रिस्पेक्ट किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी होता है, मार्केट मतलब जो मार्केट में जैसे पूंजीवाद आया तो मार्केट व्यवस्था आई, उत्पादन होगा तो मार्केट होगा, मार्केट होगा तो चीज़ों की खरीद बिक्री चलती रहेगी, तो यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो सत्ता होती है वो किसके नियंत्रण में होती है, आर्मी, मैंने बताया। जैसे रिलीजन के नियंत्रण में होती है, जैसे धर्म और आर्मी मतलब सैनिक के नियंत्रण में होती है। और यहाँ पर क्या होती है, मेरिटोक्रेसी होती है। मेरिटोक्रेसी में योग्यता आधारित होती है, आप अगर योग्य होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, योग्यता आधारित होती है मेरिटोक्रेसी मतलब। ठीक है, ये हमारा हो गया मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटी, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो स्पेंसर ने समाज के विकास में जो सिद्धांत दिया था वो था सिंपल, फर्स्ट बताया था उन्होंने। दूसरा बताया था कंपाउंड सोसाइटी होती है। तीसरा उन्होंने बताया डबली कंपाउंड सोसाइटी होती है। चौथा उन्होंने बताया था ट्रिपली
कंपाउंड सोसाइटी होती है। 4 इन्होंने सोसाइटी के टाइप बताए थे। फर्स्ट बताया था सिंपल, दूसरा बताया था कंपाउंड, और तीसरा बताया डबली कंपाउंड, और चौथा बताया था ट्रिपली कंपाउंड। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, सिंपल सोसाइटी क्या होता है, इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता, मतलब कोई भी विशेषीकरण नहीं होता, हर कोई जो मनाए वो करता है। इसमें कोई भी चीज, मतलब जैसे औद्योगिक समाज में हुआ स्पेशलाइजेशन आ जाता है, चीजें जो व्यक्ति जो काम जानता है वही काम करता है, जैसे सिलाई का काम जो जानेगा वही करेगा, इसमें हर कोई हर काम कर लेता है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं पाया जाता। दूसरी सोसाइटी होती है कंपाउंड सोसाइटी, इसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल जाएगा, जब धीरे धीरे चेंजेस आ गए तो कुछ बदलाव देखने को इसमें मिल जाएगा। फिर आता है डबली कंपाउंड सोसाइटी, इसकी जो संरचना होती है थोड़ी जटिल होती है। पहले तो सिंपल था, उसके बाद जब कंपाउंड सोसाइटी आया तो उसमें कुछ लोग कुछ स्पेसिफिकेशन अपने अपने जॉब के प्रति होने लगे। सम सोसाइटी क्या हो गई, अलग अलग होने लगे। देन डबली कंपाउंड सोसाइटी आया तो सोसाइटी विभिन्न इकाइयों विभिन्न भागों में विभाजित हो गई, तो सोसाइटी क्या हो गई, अधिक जटिल हो गया। फिर ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी आया जिसमें आधुनिक राज, ब्यूरोक्रेसी और इंडस्ट्रियल सिस्टम आ गया था। जब ट्रिपली सोसाइटी आया तो वो पूरी तरीके से विकसित सोसाइटी था, समझिए पूरी तरीके से वहाँ पर एक मॉडर्न स्टेट आ गया, नौकरशाही व्यवस्था आ गया, औद्योगिक व्यवस्था आ गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी में आ गई थी। उसके बाद आइए देखते हैं राज की भूमिका, स्टेट की भूमिका पर स्पेंसर का क्या दृष्टिकोण था। स्पेंसर न्यूनतम राज हस्ते, मतलब वो चाहते थे कि राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप सोसाइटी में नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य जितना कम हस्तक्षेप करेगा समाज उतना ही प्राकृतिक रूप से विकसित होगा। स्पेंसर कहते हैं कि राज्य केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था, बाहरी हमलों से रक्षा जैसे मूल कार्य करने चाहिए। मतलब राज हो, सिर्फ राज हो ये मानते थे, पर उसके पास कुछ सीमित कार्य होने चाहिए, पूरे समाज का ठेका राज को नहीं दे देना चाहिए। खाली उसका काम सुरक्षा करने का होना चाहिए, कानून व्यवस्था करने का होना चाहिए, और बाहरी हमलों से सोसाइटी की रक्षा करना होना चाहिए। उन्होंने वेलफेयर स्टेट का विरोध किया, मतलब उन्होंने जो वेलफेयर मतलब कल्याणकारी राज्य होता है उसका विरोध किया था, क्योंकि उनका तर्क था कि अधिक सहायता से कमजोर लोग कृत्रिम रूप से जीवित रह जाते हैं। मतलब अगर आप राज्य क्या करेगा, कमजोर व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है उनको थोड़ा बहुत सहायता करके आगे तो बढ़ा देगा, पर वो प्राकृतिक चक्रण की प्रक्रिया में बाधित होती है। मतलब वो एक आर्टिफिशियल तरीके से किया जा रहा है, वो समाज के लिए अनुकूल नहीं है, पर जबरदस्ती उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मानना था स्पेंसर का। तो यही क्या कहलाता है, इन्होंने प्रकृति चयन की प्रक्रिया में बाधा डालती है। जब राज्य लोगों को हेल्प करेगा, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए ये इसका विरोध करते थे, किसका, वेलफेयर स्टेट का। इन्होंने कहा राज होना चाहिए पर उसके सीमित काम होने चाहिए। जैसे ये आप देख सकते हैं स्पेंसर लेजर फेयर मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन के समर्थक थे। केवल 3 काम करने चाहिए राज को, एक सुरक्षा का काम करना चाहिए, एक कानून का काम करना चाहिए, और बाकी आक्रमण से लोगों की रक्षा करना चाहिए। बाकी काम स्वयं समाज कर सकता है, इसके लिए राज की जरूरत नहीं होती है। तो यही मानना था आपके स्पेंसर का। देन स्पेंसर ने अपने अध्ययन में कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज की थी। उन्होंने कंपैरेटिव मेथड मतलब तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने इवोल्यूशनरी मेथड उद्विकासीय पद्धति का यूज किया था। देन उन्होंने हिस्टोरिकल एनालिसिस ऐतिहासिक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया था अपने अध्ययन में। उसके बाद इन्होंने बायोलॉजिकल एनोलॉजी मतलब जैविक समानता या समरूपता बोल सकते हैं, ये सब इनके मेथड से जो उन्होंने अपने अध्ययन में यूज किए थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि
स्पेंसर की मेथोडोलॉजी कौन कौन सी थी? अगर इनमें से आपको कोई भी लगे आए ऑप्शन में तो आप इसे टिक कर सकते। तुलनात्मक थी, उद्विकासी थी, ऐतिहासिक विश्लेषण और जैविक समरूपता। ही बिलीव सोसाइटी इज अ साइंस। ये सोसाइटी को मतलब सोशियोलॉजी को एक साइंस मानते थे, एक विज्ञान की तरह मानते थे। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में स्पेंसर का क्या योगदान है, आइए जान लेते हैं। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज की संरचना कार्यप्रणाली को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक मॉडल दिया। उनके विचारों के बाद में फंक्शनलिज्म की नींव को मजबूत किया, जहां समाज को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिसकी प्रत्येक संस्था समाज की स्थिरता निरंतरता बनाए रखने में योगदान देती है। उन्होंने कंपैरेटिव मेथड का उपयोग करते हुए विभिन्न समाजों के बीच विकास, संरचना, व्यवहार के पैटर्न को समझाने का प्रयास किया। यही है आपके हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान। इन्होंने समाज की संरचना को कैसे समझा जाता है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, इसको समझने में सबसे पहला योगदान किसका था? स्पेंसर ने ही दिया था। शुरुआत सबसे पहले स्पेंसर ने की थी, उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी में ये अध्ययन होना शुरू कर दिया। वन लाइनर आप देख लीजिए। स्पेंसर ने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक आधार दिया, ये इनका फर्स्ट योगदान है। देन सोशल एवोल्यूशन की अवधारणा, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को विकसित किया। सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म मतलब सावयव शरीर की तरह देखा। फंक्शनलिज्म का प्रारंभिक आधार बनाया, मतलब फंक्शनलिज्म सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने ही किया था। इंस्टीट्यूशन की भूमिका समझाई, संस्था की क्या भूमिका होती है इसके बारे में भी स्पेंसर ने बताया। सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद जैसे कॉन्सेप्ट का विकास भी किसने किया था? स्पेंसर ने ही किया था। स्पेंसर की आलोचनाएं, अगर किसी सिद्धांतकार ने कुछ सिद्धांत दिए भी हैं तो उसकी कुछ ना कुछ चीजों पर आलोचनाएं भी की जाती है। तो आइए कुछ आलोचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं, स्पेंसर की किन किन बातों पर आलोचनाएं की जाती है। स्पेंसर को इस बात के लिए आलोचना मिली कि उन्होंने जैविक सिद्धांतों को सामाजिक जीवन पर अत्यधिक लागू किया। उन्होंने, जैसे मैंने बताया, जो अभी उन्होंने तुलना की जीव के समाज से, शरीर के समाज से, तो इस आधार पर इनकी बहुत क्या की गई? आलोचना की गई। कई विद्वानों ने कहा कि समाज और जीवित शरीर के बीच तुलना सीमित और कभी कभी गलत हो सकती है। सोशल डार्विनिज्म के कारण उन्हें अत्यधिक इंडिविजुअलिस्टिक माना गया। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने सामाजिक असमानताओं को प्राकृतिक और उचित बताने की कोशिश की। मतलब जो सोसाइटी में जो इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने क्या कहा? जो सोसाइटी के लिए अनुकूल है वही जीवित रहेगा, बाकी कोई जीवित नहीं रहेगा। तो इसकी आलोचना इनके लोगों के द्वारा की गई कि उन्होंने ये असमानता को बढ़ावा देखने का एक काम किया है। उनका एवोल्यूशनरी मॉडल भी रैखिक माना गया है और जिसे आधुनिक समाजशास्त्री बहुत सरल समझते हैं। मतलब जो इन्होंने उद्विकास का सरल से जटिल तरीके से उद्विकास होता है उसकी बात की है। ये क्या है? एक इन्होंने लीनियर आधार पर बताया है जिस पर इनकी बहुत आलोचनाएं की जाती है। तो हमारा आज का क्लास यहीं खत्म हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्पेंसर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या हैं। फिर भी आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपका स्पेंसर से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस क्लास से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।